हेलो एवरीवन। तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड बने हैं। कल के आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आए थे, उनमें कुछ प्रश्न बने, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर मुख्य परीक्षा संबंधित 2 आर्टिकल पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है प्रीलिम संबंधित, वह बात करता है जीडीपी के संदर्भ में। आपको पता है कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे अमेरिका की जो टैरिफ संबंधी नीतियाँ रही उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें बात किया गया कि अमेरिका का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, विकसित देश वर्सेस विकासशील जो देश हैं, है ना, इसके संबंध में आर्टिकल। साथ ही WTO की जो भूमिका है उस संबंध में बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके बारे में जानना। जिस संबंध में एक यहाँ प्रश्न आपको मिलेगा, पहला स्टेटमेंट जिसमें बात करता है कि वैश्विक जीडीपी में अमेरिका का योगदान 25% से नीचे गिर गया, जबकि चीन और भारत का जो मिलकर 30% से अधिक का योगदान करते हैं। यहाँ तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है। तो अब इसमें अगर आप बात करें, ये कल जो आर्टिकल आया था उसमें इसी बारे में यहाँ पे बात की गई थी। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, इसके अलावा यहाँ पे क्या बात करता है, दूसरे स्टेटमेंट विकासशील देशों का वर्तमान वैश्विक जीडीपी वृद्धि में प्रमुख योगदान है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है। तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है अमेरिका ने WTO अपीलेट बॉडी नियुक्ति को अवरुद्ध किया है, जिसमें बहुपक्षीय व्यापार निर्णय प्रक्रिया कमजोर होती है। ये बात एकदम सही है। आपको पता है, मैंने कल ही बताया था कि WTO में अपीलेट प्राधिकरण होता है। इस संबंध में अमेरिका ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है और जो WTO की जो कमजोरी को उजागर करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, जो वैश्विक जीडीपी का योगदान अगर आप देखें विकासशील देशों को भी ज़्यादा दिखाई देता है। वैश्विक जीडीपी में अमेरिका का योगदान 25% से नीचे गिर कर, जबकि चीन और भारत का 30% नहीं है। यहाँ पे भारत और चीन का जो योगदान है अगर आप देखें, भारत चीन का, वो 18% है वैश्विक जीडीपी का। ठीक, तो इन दोनों का 18% है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है, ये और दूसरा, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है आधार KYC प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में बयानों पर विचार करें। पहला, UIDAI को पहचान सत्यापन सेवाओं में उसके समग्र प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब यह स्टेटमेंट सही है या नहीं आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, KYC लेन देन मार्च 2025 के अंत तक 2356 करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं, 56 करोड़ से अधिक हो गए हैं। आधार KYC NBFC और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में परिचालन लागत को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि UIDAI को फेस ऑथेंटिकेशन के लिए नवाचार पुरस्कार मिला है, तो है ना। ठीक, तो ये यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाए, तो इसका आंसर हो केवल 2। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें भारत के विकसित आतंकवादी रोधी रणनीति संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए। अब इस पर क्या है, ऑपरेशन पराक्रम 2001-2 में संसद पर हमले के बाद पाकिस्तानी क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में शामिल था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। देखिए, ऑपरेशन पराक्रम में सैन्य बलों का निर्माण तत्परता शामिल था, इसमें पूर्ण युद्ध से बचा गया था। ठीक है, दूसरा, भारत की 2021 के बाद की रणनीति लक्षित सैन्य अभियानों और कूटनीतिक पृथक्करण पर अधिक जोर देती है। ये बात एकदम सही है कि सैन्य, खासतौर जो आतंकी एरिया जो होते हैं, जो जगह होती है, उनको टारगेट किया जाता है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। साथ ही तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा, पाकिस्तान के साथ सामरिक सहयोग संरचनात्मक शांति समझौते की तुलना में ऐतिहासिक रूप से अधिक सफल रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बात कर रहा है यहाँ पर कि जो पाकिस्तान संरचनात्मक परिवर्तन अभी तक संभव नहीं हो सका है। ठीक, तो यहाँ पर अधिक सफल नहीं रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा। फिर यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की विकसित व्यापार नीति के संबंध में बयानों पर विचार करें। अमेरिकी द्विपक्षीय का कस्टम समझौते मुकाबले बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देता है। ठीक, पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। आपको पता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका द्वारा द्विपक्षीय कस्टम के मुकाबले बहुपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय के मुकाबले द्विपक्षीय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, दूसरा, भारत को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले पहले देशों में से एक हो गया। बात एकदम सही है, क्योंकि जो स्कॉट बेसेंट की जो घोषणा हुई थी, जो वित्त मंत्री हमारे, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ अब जो समझौते हैं सबसे पहले होने की संभावना है। साथ ही प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ 25% तक है। यह व्यापार साझेदार के साथ लाभकारी शर्तों पर बातचीत के उपकरण के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। भारत के ऊपर अगर देखें 26% के आसपास टैरिफ लगाई थी, और इस संबंध में यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 बात कर रहा है सिप्री की रिपोर्ट की, जो बात करता है कौन से देश हथियार पर कितना खर्चा करते उस संबंध में यहाँ पे बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका है, कौन से है, मुख्य रूप से समुद्री प्रभुत्व आर्कटिक मिशनों पर केंद्रित है, आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्षमता पर केंद्रित है। तो स्टेटमेंट इसका भी सही है, यह सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से संबंधित केंद्रित है। ये जांच करता है कौन से देश कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा संबंध में।
तो ये अब यहाँ पे तो हमने क्या देख लिया, जो पांचों प्रश्न थे प्रीलिम्स संबंधी उनको हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करता है कौन सा मेंस का जो आंसर है उस पर हमें चर्चा करनी है। जो प्रश्न है ये कह रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले भारत की आंतरिक सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया है। तो पहले यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या कौन कौन से डायमेंशन हमें, तो भारत की जो आंतरिक कमजोरियाँ हैं उसके संबंध में। इसके बाद इस तरह के हमले राष्ट्रीय एकता, भारत की वैश्विक छवि, व्यापक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इसका जो अभी राष्ट्रीय एकता में क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव है। तो पहले आंतरिक कमजोरियों को उजागर करना है, फिर दोनों राष्ट्रीय एकता, वैश्विक छवि दोनों को उजागर, सॉरी। परिचय में आप बताएं कि वर्तमान में हाल में जो घटना हुई जो कहीं ना कहीं भारत के आंतरिक सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौती देती है। तो पहले आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह भी बताएं कि राष्ट्रीय एकता तथा वैश्विक छवि को भी भारत की जो स्थिति है उसको प्रभावित करती है। फिर आप मुख्य भाग में आप बताएं कि सुरक्षा ढांचे की जो कमजोरियाँ हैं, ढांचे की कमजोरियाँ। अब सुरक्षा ढांचे कौन कौन सी कमजोरियाँ, चाहे आप देखें खुफिया तंत्र की विफलता हो, है ना, खुफिया तंत्र का विफल हो जाना, चाहे सीमा पार जो सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा संबंध में जो चुनौतियां हैं, उसके अलावा जो आंतरिक पुलिसिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं फैल रही है, जिस संबंध में इतने बड़े हमले हो पाए हैं। तकनीकी निगरानी प्रॉपर नहीं है, अगर आप देखें तकनीकी निगरानी बेहतरीन नहीं है, ठीक। ये तो बात हो गई किसके संबंध में, सुरक्षा ढांचे की जो कमजोरियाँ, आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों और सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय का अभाव है। तो ये तो बात हो गई सुरक्षा एजेंसियों की जो ढांचे की कमजोरियाँ हैं। अब इसको आपने बताया। अब यहाँ पे दो डायमेंशन है, पहला राष्ट्रीय एकता को कैसे कमजोर कर, राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव डालता है, वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव डालता है, उस पर यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में। अगर आप देखें राष्ट्रीय एकता, देखिए आतंकियों का ये उद्देश्य था कि इससे क्या किया जाएगा, हिंदू बनाम मुस्लिम मामला कर दिया जाएगा और जिससे क्या दंगे की संभावना होगी। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए, तो कहीं ना कहीं जो उनका अंदाज़ा था और जो कहीं ना कहीं उनका जो भ्रम था वो टूट गया और ये सांप्रदायिक तनाव यहाँ पे नहीं बढ़ पाया। तो राष्ट्रीय एकता पर आप देखेंगे इस दिशा से चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि मीडिया द्वारा कई सनसनीखेज खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन इसका अगर बेसिकली अगर आप देखें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया, जो उनके वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखें घरेलू पर्यटन पर प्रभाव, ये जरूर यहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने टिकट कैंसिल कर दी। इसके अलावा जो लोग गए थे जम्मू कश्मीर वो वहाँ से वापस आ रहे हैं जल्द से जल्द। तो इससे घरेलू पर्यटन पर अगर आप देखेंगे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें जो लोकल होटल हैं, खाने पीने की जो शॉप है, उन पर यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं उन पर भी यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ावा मिलेगा। अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर ये जब अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतोष को भी बढ़ावा मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात आती है वैश्विक छवि पर। अब देखिए भारत पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ तो कहीं ना कहीं वैश्विक छवि पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि जो सुरक्षित निवेश स्थल के रूप में भारत नहीं है ना, तो विश्व को सुरक्षित निवेश स्थल के रूप में भारत दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मानवाधिकार संबंधी चुनौतियाँ भी निकल के सामने आएंगी, सुरक्षा चिंताएं सामने आएगी कि आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, तो बाद में अगर ऐसा कोई निवेश होता है या कुछ भी ऐसी बड़े इवेंट होते हैं तो भी वहाँ पे खतरे की संभावना है। पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो वैश्विक पर्यटन जो जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित होता है वह कहीं ना कहीं अगर आप देखें कम आकर्षित होगा। ये तो बात होगी किसके बारे में, मुख्य भाग के बारे में। निष्कर्ष में आप क्या देखेंगे, निष्कर्ष में आप बताएंगे, देखिए हालांकि भले अगर आप देखें ऐसे आतंकी हमले राष्ट्रीय एकता, दृढ़ता, वैश्विक सहयोग के साथ आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता को दर्शाते हैं, जहां पर हमें साथ में समन्वय बनाने की आवश्यकता है, सेनाओं को भी समन्वय बनाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो कम्युनिटी पार्टनरशिप है उसको भी इनहेंस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष में आप इस तरह से इसको ले जा सकते हैं। अगला मेंस का जो आंसर है वो प्रश्न है जो बात करेगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का उद्देश्य क्या है, ये बात करनी है। ये नियम क्यों आवश्यक हैं, इनकी आवश्यकता के बारे में बताना है। यह भारत में कार्बन क्रेडिट बाजार और व्यापक जलवायु लक्ष्यों को कैसे योगदान देता है, ये भी यहाँ पे बताना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप बताएंगे परिचय में कि आखिर GEI है जो लक्ष्य टारगेट है वो है क्या, इससे अधिसूचित किया गया है, ये क्यों किया गया है। तो बेसिकली आप बताएंगे कि इसको जलवायु लक्ष्यों का कानूनी रूप देने का प्रयास है, जिससे ऊर्जा गहन क्षेत्रों में उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसको नियंत्रित किया जा सके, ऐसा प्रयास है। ग्रीन हाउस गैस में जो हमारा टारगेट है 2070 में जो 0 कार्बन का हमारा टारगेट है उसको लक्ष्य पूर्ति दिशा में एक नियम बनाए जा सके, यह है बेसिकली इसका टारगेट है। अब बात करें मुख्य भाग में, सबसे पहले तो आप बात करेंगे उद्देश्य की कि उसका उद्देश्य क्या है।
अब उद्देश्य के बारे में आप बताएंगे कि भारत ने एनडीसी जो टारगेट है, नेशनल डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके तहत भारत बताता है कि हम कितना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करता है 2015 पेरिस समझौते के तहत उसके संबंध में यह नियम बनाएगा। साथ ही साथ ऊर्जा गहन क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, पावर है, स्टील है, सीमेंट है, पावर, स्टील, सीमेंट, उसमें अगर आप देखेंगे कि जो जीएचजी इमिशन है, जीएचजी इमिशन इसको कम करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कंपाइलेंस, कार्बन मार्केट को स्थापित करने का प्रयास करें, कार्बन मार्केट, अब कार्बन ट्रेडिंग को स्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात करेगा। तो कार्बन ट्रेडिंग अर्थात कोई भी कंपनी अगर आप देखें जितना कार्बन उत्सर्जन कर रही है उससे ज़्यादा अगर कार्बन क्रेडिट बनाती है, उससे ज़्यादा वनारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है, उसको ट्रेड कर सकती है ऐसी कंपनी को जो कम कार्बन जो इमिशन है उसको कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं आप देखें इससे कार्बन क्रेडिट को बढ़ाने का मौका मिलेगा, व्यापार को, कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार है उसको इन्हांस करने का मौका मिलेगा। अब ये नियम क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है कि भारत में जीएचजी मिश्रण बड़ा हिस्सा उद्योगों से आता है ना। साथ ही साथ आपको पता है कि स्वैच्छिक के बजाय कानूनी दायित्व बनाना जरूरी है, कंपनियों का कानूनी दायित्व बनाना आवश्यक है। ठीक है, सभी लोग मानते हैं कि प्रदूषण कम करना चाहिए, लेकिन कानूनी दायित्व होने से इसकी जो बाध्यता है कहीं कहीं बढ़ती है। फिर इसके लिए नेट जीरो हमारा टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बेहतर समन्वय बनाना, जिससे नीति आयोग है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, पर्यावरण मंत्रालय है, इन सब में बेहतर तालमेल हो, जिससे जो लक्ष्य भारत उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक, कैप एंड ट्रेड सिस्टम को शुरुआत करना है। साथ ही साथ अब देखिए व्यापक जलवायु लक्ष्यों में योगदान क्या है, जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना, जीडीपी के प्रति जो कम उत्सर्जन करना, ठीक है ना, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना, ये सारे हमारे लक्ष्य हैं। अब बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष अगर आप देखें, जीआई नियम जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का अवसर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैश्विक लीडर के रूप में हम यहाँ पे नेता के रूप में सामने आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं ऐसी नीतियों को फॉलो कर सकते हैं, या कि ये न केवल जीएचजी उत्सर्जन घटाएंगे बल्कि भारत के जो कार्बन व्यापार केंद्र है उसे वैश्विक कार्बन व्यापार केंद्र के रूप में बनाने की दिशा में कदम यहाँ पे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। तो आज का जो प्रश्न है उसमें हमने इतना ही चर्चा करना थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।